हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में जो है शिक्षण अभिवृत्ति से प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सभी प्रैक्टिस सेट में जो है आपके 20 क्वेश्चन है और 10 प्रैक्टिस को लेकर हम बात करें तो इसमें हम 200 के एवब जो है क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। 200 के एवब, ठीक है, 200 के एबव। और आज का वीडियो लेकर आपको 220 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें एक दो और वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा शिक्षण अभिवृत्ति के प्रैक्टिस सेट से। तो इस प्रकार से जो है आपका 250 के ऊपर जो है क्वेश्चन आपके शिक्षण अभिवृत्ति से हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन 250 यानी 250 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन जो है आपके आसानी से बन जाएंगे। एक वीडियो और मैं आपको शिक्षण अभिवृत्ति से प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं शिक्षण अभिवृत्ति में, उनको अलग करके जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्षों में, उन सभी को एक जगह इकट्ठा करके या कलेक्ट करके जो है उस पर एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ एक फ़ायदा आपको उससे ये भी मिल जाएगा कि उनमें से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि रिपीट होते हैं बार बार एग्जामों में, वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे 1 से 2 प्रश्न। तो इस प्रकार से जो ये 5 प्रश्न पूछे जाते हैं एक यूनिट से, वो आपका कवर हो जाएगा शिक्षण अभिवृत्ति से, अगर आप इन सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं। तो कोशिश करें सभी क्वेश्चन के जवाब देने का। नहीं आता है तो उसके लिए थोड़ा सा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना ईमानदारी से जितना भी क्वेश्चन आ रहा है उसको करने का प्रयास करें। नहीं आता है दोबारा टेस्ट को अटेम्प्ट करें। फिर से जो चीज़ नहीं आ रही है उसको पढ़िए, फिर से पढ़ने के बाद फिर से टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। फिर जब आपका 20 में 20 क्वेश्चन सही होता है तो इस प्रकार से जो है आपकी प्रिपरेशन और अच्छी चलती रहती है। प्रैक्टिस सेट का मतलब कि हमारी तैयारी किस प्रकार से चल रही है उसको आंकने का प्रयास हम करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द सूचना का स्थान निर्धारण करना, मूल्यांकन और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको सही आंसर देने का प्रयास करना है। पहले ऑप्शन दिया गया है गहन सोच, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सूचना साक्षरता, सी ऑप्शन दिया गया है श्रवण और डी ऑप्शन दिया गया है चयनात्मक ध्यान। तो आपको इसमें से सही जवाब बताना है। इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, चयनात्मक ध्यान। प्रश्न में पूछा गया है कि इन सभी शब्दों में से जो है स्थान निर्धारण करना, मूल्यांकन और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जा सकता है तो चयनात्मक ध्यान। इस प्रश्न का जो है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चयनात्मक ध्यान। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि प्राथमिक स्तर शिक्षण यथासंभव मातृभाषा में ही होनी चाहिए, क्योंकि हमें बताना है कि प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होती है वो संभव हो सके तो मातृभाषा में ही होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए? लोग कहते हैं कि जो प्राइमरी या प्रारंभिक जो शिक्षा होती है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। तो उसका कारण क्या है कि वो मातृभाषा में होनी चाहिए? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही आंसर देना है। पहला ऑप्शन दिया गया है यह बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है। बी ऑप्शन है यह अधिगम को सरल बनाता है। सी ऑप्शन है यह बौद्धिक विकास में सहायक है और डी ऑप्शन दिया गया है यह शिक्षार्थियों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायक है। सही आंसर देना है आपको। प्रश्न में पूछा गया है, एक बार और प्रश्न को सुन लीजिए ताकि प्रश्न क्लियर होगा तभी आप आंसर दे पाओगे। तो प्रश्न में दिया गया है कि प्राथमिक स्तर शिक्षण यथासंभव मातृभाषा में ही होनी चाहिए, क्योंकि हमें बताना है कि प्राथमिक जो शिक्षण होता है या प्राथमिक स्तर का जो हम शिक्षा देते हैं बच्चों को, वो किस भाषा में होना चाहिए, उसका कारण क्या है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह अधिगम को सरल बनाता है। अगर हम किसी भी बच्चे को उसकी मातृभाषा में, जो वो शुरू से जहाँ पर वो लैंग्वेज बोली जाती है उस भाषा में अगर शिक्षा प्रदान करते हैं तो वो क्या होगा? इफ़ेक्टिव होगा। तो
तो यहाँ पर यही पूछा गया कि प्राथमिक स्तर शिक्षण यथासंभव मातृभाषा में ही होनी चाहिए, क्या कारण है। तो यह अधिगम को सरल बनाता है, यानी जो बच्चा सीखता है उसके लिए क्या होता है, सरलता होती है सीखने में। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है, इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है उचित पुरस्कार देना, बी ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त मार्गदर्शन करना, सी ऑप्शन दिया गया है सदैव उपयुक्त उदाहरण देना, और डी ऑप्शन दिया गया है कक्षा में व्याख्यान देना। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त मार्गदर्शन करना। प्रश्न में यह पूछा जा रहा है हमसे कि इन चारों ऑप्शन में से शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण जो है सबसे उपयुक्त हो सकता है, हमें चारों ऑप्शन में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा था उपयुक्त मार्गदर्शन करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर लगाया होगा। देखिए किसी भी आंसर का जो है किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम जो है अपना सही आंसर जो है दे पाएंगे। कभी कभी आपको लगता है ये भी है कि आप आंसर नहीं कर पाओगे, लेकिन आप एक से दो बार या तीन बार जब क्वेश्चन को या प्रश्न को पढ़ते हो तो लगता है आपको कि इसका आंसर जो है आपको पता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ लेते हो तो आंसर करने में आपको आसानी होती है। तो पहले ही आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ें और उसको समझें, उसके बाद जो है आंसर देने का प्रयास करें। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि शिक्षक के लिए छात्रों में अच्छे संस्कार उत्पन्न करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, इन चारों ऑप्शन में से पूछा गया है। पहला है कहानी सुनाना, दूसरा ऑप्शन है अनुशासन की भावना विकसित करना, सी ऑप्शन है शिक्षक का स्वयं का आदर्श व्यवहार, डी ऑप्शन है उनके माता पिता को विश्वास में लेना। प्रश्न एक बार और देख लीजिए कि शिक्षक के लिए छात्रों में अच्छे संस्कार उत्पन्न करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा होगा, इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है। तो इसमें जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक का स्वयं का आदर्श व्यवहार। शिक्षक का जो है स्वयं का आदर्श व्यवहार जो है छात्रों में अच्छे संस्कार उत्पन्न करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग होता है। अगर शिक्षक अच्छे तरीके से व्यवहार करता है तो सामने वाला भी उसी प्रकार से व्यवहार करेगा। कहीं ना कहीं जो है वो विद्यार्थियों के लिए एक रोल मॉडल होता है। तो इसलिए जो है शिक्षक का स्वयं जो व्यवहार होता है वो अच्छा होना चाहिए। इससे जो है विद्यार्थियों पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया है चयनित अध्ययन, सी ऑप्शन दिया गया है गहन अध्ययन। यहाँ टाइप में मिस्टेक है, यहाँ पर बी होगा। आपको कभी कभी टाइप में मिस्टेक होता है, लेकिन ऑप्शन आपका राइट है, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो पहले में क्या दिया गया चयनित अध्ययन, और दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है गहन अध्ययन, और तीसरा आकस्मिक अध्ययन, और डी ऑप्शन क्या दिया गया है कंठस्थ करना। प्रश्न एक बार और देख लीजिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गहन अध्ययन। गहन अध्ययन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में देखिए पूछा गया था कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है। तो गहन अध्ययन के द्वारा जो है यह काम जो है संभव होता है या इसको किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से अनुपस्थिति की समस्या के समाधान के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय कौन सा है, इन चारों ऑप्शन में से। पहला दिया गया पाठ्यक्रम को कम करना, बी ऑप्शन दिया गया शिक्षकों की सहानुभूति, सी ऑप्शन है शिक्षण संस्थान का आकर्षक वातावरण, और डी ऑप्शन है छात्रों को प्रेरित करना। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को प्रेरित करना। प्रश्न में पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से अनुपस्थिति की समस्या के समाधान के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या हो सकता है, इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो छात्रों को प्रेरित करना जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि
निम्नलिखित में से छात्रों की अधिगम से संबंधित समस्याओं के समाधान का सबसे उचित उपाय कौन सा हो सकता है इन चारों ऑप्शन में से। पहला दिया गया है कठोर परिश्रम के लिए सुझाव, बी ऑप्शन दिया गया है पुस्तकालय में अध्ययन का निरीक्षण, सी ऑप्शन दिया गया है निजी ट्यूशन के लिए सुझाव और डी ऑप्शन है नैदानिक शिक्षण। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकालय में अध्ययन का निरीक्षण। प्रश्न में यही पूछा गया कि इन चारों ऑप्शन में से छात्रों की अधिगम से संबंधित समस्याओं के समाधान का सबसे उचित उपाय कौन सा हो सकता है। यहाँ से मैंने प्रश्न को थोड़ा सा कट आउट कर दिया है। इसी प्रकार से भी जो है आप एग्जाम में प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास करें। निम्नलिखित यानी थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन आपको यहाँ से कट करके अगर आप पढ़ेंगे यानी कि इन सभी ऑप्शन में से या इन चारों ऑप्शन में से छात्रों की अधिगम से संबंधित समस्याओं के समाधान का सबसे उचित उपाय कौन सा हो सकता है, तो प्रश्न जो है आपके फ्रेंडली हो जाता है, यानी कि लगता है कि इस प्रश्न के बारे में आपको पता है और इसका उत्तर भी आपको पता है। तो आप इस प्रकार से भी प्रश्न को पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में शिक्षार्थी का भावनात्मक समायोजन प्रभावी होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है व्यक्तित्व गठन, बी ऑप्शन दिया गया है कक्षा शिक्षण, सी ऑप्शन है अनुशासन और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। प्रश्न में पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से किस स्थिति में शिक्षार्थी का भावात्मक समायोजन प्रभावी होता है। तो ये तीनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला जो है व्यक्तित्व गठन, बी ऑप्शन है कक्षा शिक्षण और सी ऑप्शन है अनुशासन। इस प्रकार से जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को हम मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जानते हैं। इन चारों ऑप्शन में से बताना है। पहला दिया गया है एरिक एच एरिक्सन, बी ऑप्शन है जीन पियाजेट और सी ऑप्शन है जेरोम एस ब्रूनर और डी ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड। तो इसमें से हमें सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सिगमंड फ्रायड। प्रश्न में पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से किस व्यक्तित्व को हम मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जान सकते हैं। तो सिगमंड जो फ्रायड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मनोविश्लेषण के पिता के रूप में किसको जानते हैं, सिगमंड फ्रायड को जानते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शिक्षण की संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक कौन है इन चारों ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन दिया गया है एन एल गेज, सी ऑप्शन दिया गया है बी एफ स्किनर। ये जो है आपका ऑप्शन ऊपर से नीचे हो गया है, तो इसको ऑप्शन सभी राइट है, तो आप इस ऑप्शन को पहले देख लीजिए। सी ऑप्शन दिया गया है बी एफ स्किनर, फिर बी ऑप्शन दिया गया है शिव कुमार मित्रा और डी ऑप्शन दिया गया है मैकडॉनल्ड्स। ठीक है, मैकडोनाल्ड्स। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एल एन गेज। यहाँ पे थोड़ा सा सही है, यहाँ पे इस ऑर्डर में होगा एल एन गेज, ये नाम है आपका। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो होगा आपका एल एन गेज। प्रश्न में पूछा गया था कि शिक्षण की संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक कौन है। एल एन गेज जो है इसके मुख्य प्रस्तावक हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सा शिक्षण संस्थान भाषा के व्यवहारिक ज्ञान को सिखाता है। पहला ऑप्शन है विद्यालय, बी ऑप्शन है भाषा शिक्षण, सी ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला और डी ऑप्शन है भाषा अनुदेश। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, भाषा शिक्षण। प्रश्न में पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से मुख्यतः कौन सा शिक्षण संस्थान भाषा के व्यवहारिक ज्ञान को सिखाता है। तो भाषा शिक्षण, भाषा के व्यवहारिक ज्ञान को क्या सिखा सकता है, भाषा शिक्षण। आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि अभ्यास के अंत में शिक्षार्थी सिर का उपयोग कर फुटबॉल हिट करने के लिए
सक्षम होना चाहिए। उपरोक्त कथन में उल्लेखित उद्देश्य निम्नलिखित में से किस ज्ञान क्षेत्र से संबंधित है, इसके बारे में हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है भावात्मक, बी ऑप्शन है संज्ञानात्मक और सी ऑप्शन दिया गया है मन प्रेरक और डी ऑप्शन है ए सी आपका सही है, यानी कि ए और सी आपका सही है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मन प्रेरक। प्रश्न में पूछा गया है कि अभ्यास के अंत में शिक्षार्थी सिर का उपयोग कर फुटबॉल हिट करने के लिए सक्षम होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उपरोक्त कथन में उल्लेखित उद्देश्य निम्नलिखित में से किस ज्ञान क्षेत्र से संबंधित है, तो मन प्रेरक ज्ञान क्षेत्र से यह संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि छात्र के वातावरण को इस प्रकार से नियोजित या व्यवस्थित करना ताकि उसके व्यवहार के परिणामों के बारे में यथासंभव सटीक भविष्यवाणी की जा सके। इस कथन में निहित उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा शब्द सबसे उपयुक्त या प्रयुक्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है प्रोत्साहन, बी ऑप्शन है सुदृढ़ीकरण, सी ऑप्शन है आकार देना, डी ऑप्शन है उद्दीपन नियंत्रण। तो इसमें जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उद्दीपन नियंत्रण। प्रश्न में पूछा गया कि छात्र के वातावरण को इस प्रकार से नियोजित या व्यवस्थित करना ताकि उसके व्यवहार के परिणामों के बारे में यथासंभव सटीक भविष्यवाणी की जा सके। तो बताना हमें यह है कि इस कथन में निहित उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा शब्द जो है सबसे उपयुक्त या प्रयोग में लाया जा सकता है। उद्दीपन नियंत्रण जो है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा गया है कि अधिगम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं का ज्ञान होना महत्वपूर्ण होता है। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक, बी ऑप्शन है उद्दीपन प्रतिक्रिया, सी ऑप्शन है स्फूर्त अनुकूलन और डी ऑप्शन है वर्णीय अनुकूलन। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक। प्रश्न में पूछा गया कि इन चारों ऑप्शन में से किस सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा गया है कि अधिगम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं का ज्ञान होना महत्वपूर्ण होता है, तो संज्ञानात्मक के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जब एक अध्येता यह सुनिश्चित करता है कि, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके बाद हमें राइट आंसर बताना है। पहला दिया गया है छात्र गणित के विषय में एक अभ्यास पूरा करे एवं दूसरा दिया गया है निर्देश स्पष्ट और निश्चित है तो वह मूल्यांकन के किस पहल का प्रयोग कर रहा होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है वैधता, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपका व्यवहारिकता और तीसरा ऑप्शन दिया गया है विश्वसनीयता और चौथा ऑप्शन है स्थिरता। तो इसका जो सही जवाब हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए वैधता। प्रश्न में यह पूछा गया है कि जब एक अध्येता यह सुनिश्चित करता है कि छात्र गणित के विषय में एक अभ्यास पूरा करके निर्देश स्पष्ट और निश्चित है तो वह मूल्यांकन के किस पहल का प्रयोग कर रहा होता है, तो वैधता का वो प्रयोग कर रहा होता है। मूल्यांकन के वैधता के पहल का क्या करता है, प्रयोग करता है। इस प्रश्न का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या हो, अगर प्रश्न नहीं समझ में आ रहा हो, प्रश्न गड़बड़ या गलत लग रहा हो, तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं कमेंट में जो है जवाब देकर आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं होती है। यहाँ धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है यह पूछा जा रहा है। यहाँ पे कभी कभी ऐसे प्रश्नों में से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि पूछा जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर साफ साफ अगर प्रश्नों को स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे तो एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है, यह बताना हमें चारों ऑप्शन में से। पहला दिया गया है सीमित शब्दावली, बी ऑप्शन है ध्यान की छोटी सी अवधि, सी ऑप्शन है अमूर्त सोच या डी ऑप्शन है रुचियों की सीमित सीमा। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी अमूर्त सोच। प्रश्न में पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी एक धीमी गति से सीखने वाले
छात्र की विशेषता नहीं है। तो अमूर्त सोच जो है एक छात्र की विशेषता नहीं होती है धीमी गति से सीखने के अंतर्गत। बाकी आपका सही है। सीमित शब्दावली, ध्यान की छोटी सी अवधि और रुचियों की सीमित सीमा, तो ये सही है, लेकिन हमें नहीं वाला ढूंढना था ऑप्शन। तो ये जो है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि एक शिक्षक ने एक छात्र जो कि धूम्रपान करता है के व्यवहार को बदलने निम्नलिखित कथन का प्रयोग किया। धूम्रपान राष्ट्र के लिए स्वास्थ्य है। तो इसमें हमें बताना है कि इस कथन को निम्न में से किस अवधारणा का उदाहरण माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कथन, तो उसके संदर्भ में हमें यह बताना है कि इस कथन में निम्न में से किस अवधारणा का उदाहरण मिलता है या माना जाना चाहिए। पहला दिया गया है संज्ञानात्मक, पहला ऑप्शन दिया गया आपका संज्ञानात्मक विश्वसनीयता या विश्वसनीयता। ठीक है, फिर उसके बाद दिया गया है बी ऑप्शन वैचारिक संघर्ष, और सी ऑप्शन दिया गया है सार्थक अधिगम, और डी ऑप्शन है चुनौती। तो इसमें जो हमारा है सही आंसर क्या हो जाएगा यह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक विश्वसनीयता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर प्रश्न समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लिया करें। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी पाठ्य वस्तु को कंठस्थ करने का सबसे उपयोगी ढंग माना जा सकता है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है। पहला ऑप्शन है दीर्घकालिक अध्ययन, बी ऑप्शन है अवधारणा को समझना, सी ऑप्शन है ऊंचे स्वर में पढ़ाना, और डी ऑप्शन है अवधारणा को लिखित रूप से लेकर आना। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अवधारणा को समझना। प्रश्न में पूछा गया कि इन चारों ऑप्शन में से किसी पाठ्य वस्तु को कंठस्थ करने का सबसे उपयोगी ढंग माना जा सकता है। तो अवधारणा को समझने का जो है आपका उपयोगी ढंग माना जा सकता है प्रश्न के अकॉर्डिंग, कि पूछा गया किसी पाठ्य वस्तु को कंठस्थ करने का सबसे उपयोगी ढंग इन चार ऑप्शन में से किसको माना जा सकता है। तो अवधारणा को समझना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रवृत्ति, अवधारणा, कौशल, ज्ञान आदि को किसका परिणाम कहा जा सकता है इन चारों ऑप्शन में से। पहला है अधिगम, सी ऑप्शन है अनुमानसिकता, और बी ऑप्शन है अनुसंधान, और डी ऑप्शन है स्पष्टीकरण। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए अधिगम। प्रश्न में पूछा गया कि इन चारों ऑप्शन में से प्रवृत्ति, अवधारणा, कौशल, ज्ञान आदि को किसका परिणाम कहा जा सकता है। तो ये सभी अधिगम के परिणाम होते हैं आपके, प्रवृत्ति, अवधारणा, कौशल, ज्ञान और ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का परिणाम नहीं माना जा सकता है इन चारों ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन है व्यवहार रवैया, सी ऑप्शन है ज्ञान, और बी ऑप्शन है अवधारणा, और डी ऑप्शन है परिपक्वता। यहाँ पे टाइप में थोड़ा सा एरर है, ये ऑप्शन का ऑर्डर ऊपर नीचे है, लेकिन आपका ऑप्शन सभी करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी परिपक्वता। प्रश्न में पूछा गया कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अधिगम का परिणाम नहीं माना जा सकता है। तो परिपक्वता जो है अधिगम का परिणाम नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। और यह प्रश्न जो है इस वीडियो का या इस प्रैक्टिस सेट का जो है लास्ट प्रश्न था, और उम्मीद करता हूं कि जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए ये मोस्ट 20 क्वेश्चन ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिसको मैंने पर्टिकुलर आपको बताया कि नहीं कि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये सभी मैं जितने भी प्रश्न कराता हूँ ये सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो सभी प्रैक्टिस सेट को जो है आप बहुत ही अच्छी तरीके से करें। मैं एक वीडियो और प्रोवाइड करूँगा इस यूनिट से, यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति से, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। जितने भी आपके विगत वर्षों में पूछे गए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रश्न, उन सभी को एक जगह संकलित करके जो है आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे बहुत ही आसानी होगी आपको कि टीचिंग एप्टीट्यूड के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपसे सभी यूनिट से, तो वो भी आपको उसी में कवर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा।
वीडियो का सेशन अच्छा लगे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय को बताएं कि सर वीडियो का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, या आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी आप बता सकते हैं कि सर नहीं ये टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, या इस यूनिट से आप कवर करने का प्रयास करें, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी 10 यूनिट जो है आपके सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी 10 यूनिट से जो है आपके 5-5 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो ये नहीं कि किसी यूनिट जो है आपका इंपॉर्टेंट, हाँ ये हो सकता है कि आपका कोई यूनिट अच्छा है, कोई यूनिट जो है ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो सर उसको कवर कराने का प्रयास करें। तो ऐसे आपकी अलग अलग आपकी होगी राय, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे ताकि मुझे समझ में आए कि आपको किस प्रकार के प्रश्नों की आवश्यकता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन और अप्रिसिएशन मिलता है। हमें लगता है आप हमारी वीडियो को देखते हैं और हमें आपके लिए कंटिन्यूअस वर्क करना चाहिए। वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके, क्योंकि जो कुछ भी आपको यह पढ़ाते हैं हमें, ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।